हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। तो जैसे कि आपको पता है, आपके एग्जाम के लिए लेस देन 20 डेज ही रिमेनिंग है। सो आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल। और आपकी प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए मैंने इस वीडियो में रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करे हैं, जो जनरली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके बेसिक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके एग्जाम के लिए बहुत कम डेज बचे हुए हैं। सो अगर आप हमारा ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स फॉलो करते हो, ये कंटेंट अगर आप फॉलो करते हो, तो आपकी प्रिपरेशंस विद इन 4 to 5 डेज में ही रिसर्च मेथोडोलॉजी की कंप्लीट हो जाएंगी। और रिसर्च मेथोडोलॉजी की सारी गारंटी हमारी होंगी, जिससे कि आप आपका जो प्रिपरेशन का टाइम है वो आप आपका सेक्शन बी जो कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है और इंटरव्यू प्रोसेस में स्पेंड कर सकते हो। सो हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करना है, और कांटेक्ट करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड 700 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये कोर्स फॉलो करते हो, सो रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो कि आपका सेक्शन ए होता है, आप इजीली उस सेक्शन को क्लियर कर लोगे। और हमारा जो ये स्टडी मटेरियल है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में जैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं। हमारे नोट्स में हमने जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको हमने हाईलाइट कर कर बताया हुआ है। तो हमारे नोट्स और मॉक टेस्ट को आप एक वीक में ही कंप्लीट कर सकते हो, और जो आपका बचा हुआ टाइम है वो आप आपका सेक्शन बी पर लगा सकते हो। सो सेक्शन बी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स के स्टडी मटेरियल फॉलो करिए। इन केस आपके पास सेक्शन बी के लिए स्टडी मटेरियल नहीं है, तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, एंड फी फॉर द कोर्स इज जस्ट 499। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। First question, the result undertaken to find the solution to a particular problem faced by a particular organization is dash research. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन ने पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस किया है, और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन किस रिसर्च का यूज करेगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको बस एक ही वर्ड पर फोकस करना है, विच इज पर्टिकुलर। पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कभी भी आपके क्वेश्चन में पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक ये दोनों वर्ड आता है, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विद अप्लाइड रिसर्च। सो यस, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम या फिर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है आपको, फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू आइडियाज, न्यू थ्योरी, न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं ताकि उनकी नॉलेज इंक्रीज हो सके। बट फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर कोई स्पेसिफिक और पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है विच इज रिलेटेड विद कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। सो अगेन आपका यहाँ पर ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर कोई फेनोमेना को एज इट इज डिस्क्राइब करते हैं, और अगेन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्चर कोई पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, दैट्स व्हाई अगेन आपका यहाँ पर ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर कोई पर्टिकुलर और स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash refers to information that is generated to meet the specific requirements of the investigation at hand. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा डेटा होता है जिसमें रिसर्चर अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। ओके, सो उस डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। सो स्टूडेंट्स, अगेन इस क्वेश्चन में भी आपके लिए एक की वर्ड है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जनरेटेड। मीन्स यहाँ पर रिसर्चर ने इंफॉर्मेशन जनरेट किया है। तो जब भी कोई न्यू इंफॉर्मेशन रिसर्चर जनरेट करता है वो प्राइमरी डेटा के अंडर आता है। ओके, अब रिसर्च में दो टाइप के डेटा होता है, एक होता है आपका प्राइमरी डेटा एंड सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसमें रिसर्चर खुद ही डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। ओके,
एंड द सेकेंडरी डेटा जो होता है वो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है, ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है, या फिर कोई पुराने रिसर्चर ने उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ऑलरेडी जो रिसर्च की होती है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। सो हियर रिसर्चर ने कोई इंफॉर्मेशन जनरेट की है, कुछ न्यू इंफॉर्मेशन रिसर्चर ने खुद ही जनरेट की है, सो उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट, डैश इज द प्राइमरी डेटा कलेक्शन सोर्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए कौन सा सोर्स होता है। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी क्वेश्चन का एप्लीकेशन हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपको गिवन है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट पब्लिकेशन जो कि गवर्नमेंट का डेटा होता है और वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है। ऐसा डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल हो वो सेकेंडरी डेटा के अंडर आता है, नॉट इन प्राइमरी डेटा। दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, बुक्स एंड जर्नल्स। बुक्स एंड जर्नल्स में भी जो भी पुराने रिसर्चर ने रिसर्च किया था पर्टिकुलर टॉपिक पर, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, और जो बुक्स एंड जर्नल्स ये भी आपका सेकेंडरी डेटा के अंडर आएगा। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इंटरव्यू मेथड। सो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, सो वन ऑफ द सोर्सेज इंटरव्यू मेथड। सो इंटरव्यू मेथड के थ्रू रिसर्चर प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है कि जो रिसर्चर खुद ही कलेक्ट करे, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश आर एक्सट्रीमली गुड फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसे कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी गिवन है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। सो ओपन एंडेड क्वेश्चन में यस नो टाइप क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं, बिकॉज ओपन एंडेड क्वेश्चंस में रिसर्चर इन डेप्थ कोई फेनोमेना के बारे में जानना चाहते हैं। सो रिसर्चर यहाँ पर रिस्पोंडेंट से ओपन एंडेड क्वेश्चन के थ्रू डिटेल में उस पर्टिकुलर फेनोमेना के बारे में जानते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ऑप्शन बी गिवन है क्लोज एंडेड सर्वे। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड सर्वे में आप यस नो टाइप जैसे क्वेश्चंस का आंसर करते हो, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपने देखा होगा आपको 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं और कोई आपको एक ही सिलेक्ट करना होता है विच इज करेक्ट। सो यहाँ पर आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती है जहाँ पे आप कोई ओपिनियंस और कोई जजमेंट आपके और इन डेप्थ में आप रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन ये दोनों भी ऐसे मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज किए जाते हैं, नॉट इन क्वालिटेटिव रिसर्च। दैट्स वाई आपका यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपको ऑप्शन डी गिवन है एम्बिगुअस क्वेश्चंस। एम्बिगुअस क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो अनक्लियर क्वेश्चन होते हैं। अगर क्वेश्चन ही अनक्लियर होगा तो आप डेटा कैसे कलेक्ट कर पाओगे। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ओपन क्वेश्चंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटिफाइड सैंपल इज यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड आप कब यूज करते हो। सो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड आप तब यूज करते हो जब आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो। अब होमोजीनियस पॉपुलेशन जैसे हमने देखा था, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड में और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड, और नेक्स्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड। ओके, सो आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग मेथड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड आप तब यूज करते हो जब आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस हो। ओके, और वेरी लार्ज पॉपुलेशन आप जनरली क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड में यूज करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और सी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड तब यूज करते हो जब आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, heterogeneous population. Next question. Research shows that the older a person is, the larger their vocabulary. This is an example of. So students, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस कोरिलेशन की एग्जाम्पल होंगी। ओके, सो व्हाट इज एन एग्जाम्पल? ओल्डर अ पर्सन मीन्स जो पर्सन की एज ज्यादा होगी, देन देयर लार्जर देयर वोकैबुलरी मीन्स
vocabulary means here you can say knowledge of words. Okay, तो जिस पर्सन की एज ज्यादा होंगी उनकी वोकैबुलरी भी ज्यादा होगी. ओके, सो जैसे आप देख रहे हो दोनों वेरिएबल जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ओके, जब भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In research report dash is used to acknowledge indebtedness. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब रिसर्चर अपने रिसर्च में रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो अपने रिसर्च रिपोर्ट में जब लोगों को थैंक्स करते हैं और या फिर यू कैन से किसी के टूवर्ड्स किसी के प्रति थैंकफुल है रिसर्चर, तो वो अपने रिसर्च में उनका नेम प्रॉपर मेंशन करते हैं. सो वो किस सेक्शन में उनका नेम प्रॉपर मेंशन करते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी क्या होता है? जहाँ पर रिसर्चर जिन भी पुराने रिसर्चर का इंफॉर्मेशन टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उनको प्रॉपर उनका नेम लिखते हैं जिसको हम कहते हैं रेफरेंस. तो यहाँ पर बिब्लियोग्राफी में किसी रिसर्चर किसी लोगों का थैंक्स नहीं करते. दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन बी आपको गिवन है इंडेक्स. इंडेक्स क्या होता है? जैसे आपने आपके बुक में भी देखा होगा इंडेक्स होता है जहाँ पर आपको प्रॉपर जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो प्रॉपर मेंशन किया जाता है विद पेज नंबर. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज इंडेक्स में भी रिसर्चर किसी को थैंक्स नहीं कहते हैं. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन सी अपेंडिक्स. अपेंडिक्स क्या होता है? अपने रिसर्च रिपोर्ट में रिसर्चर अपेंडिक्स लिखते हैं जहाँ पर रिसर्चर कुछ अपने टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखेंगे. जैसे इक्वेशंस हो गई, कुछ इक्वेशन रिएक्शंस हो गए, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखते हैं ताकि दूसरे रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन का यूज कर आगे रिसर्च परफॉर्म करे. अगेन अपेंडिक्स में रिसर्चर किसी को थैंक्स नहीं करते. दैट्स व्हाई अब आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन हियर ऑप्शन डी एक्नॉलेजमेंट्स. यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज रिसर्चर अपने रिसर्च में जिन लोगों ने उनकी हेल्प की होंगी रिसर्चर उन लोगों का नेम एक्नॉलेजमेंट में प्रॉपर मेंशन करते हैं. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर रिसर्चर ऐसा नहीं करते अपने रिसर्च में सो उनकी रिसर्च अनएथिकल हो जाएगी. so this is very important in research. so that's why यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है रैंडम सैम्पलिंग कैसे हेल्प करती है हमें. ओके, सो रैंडम सैम्पलिंग ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप होती है जिसमें हम रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं. ओके, अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं. ऑप्शन ए आपको गिवन है रीजनेबली एक्यूरेट. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बिकॉज हम रैंडम सैम्पलिंग में हम सैंपल्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, इसलिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप सैंपल के थ्रू आपको मिल ही जाती है वो इंफॉर्मेशन. जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो एक्यूरेट होती है. दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन बी एन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज रैंडम सैम्पलिंग में आप पूरी होल पॉपुलेशन पर रिसर्च परफॉर्म नहीं करते बल्कि उस पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स को लेते हो जो कि आपका सैंपल बन जाते हो और इसी सैंपल पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो. ओके, सो यहाँ पर क्या होता है रैंडम सैम्पलिंग में आपका जो मनी है ज्यादा स्पेंड नहीं होता है, इसलिए रैंडम सैम्पलिंग जो होती है वो इकोनॉमिकल मेथड होती है डेटा कलेक्ट करने के लिए. देन ऑप्शन सी आपको गिवन है फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज रैंडम सैम्पलिंग में रिसर्चर रैंडमली सैंपल्स को पॉपुलेशन में से कलेक्ट करता है, ना कि रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस जजमेंट और ओपिनियन को आगे रखकर सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहा है. दैट्स व्हाई जो रैंडम सैम्पलिंग है उसमें बायसनेस कम होती है रिसर्चर के. बायस मींस झुकाव. ओके, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल दी अबव बिकॉज ए बी एंड सी तीनों भी ऑप्शंस आपके करेक्ट थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an example of applied research? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल गिवन है. ओके, अब हम ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए सर्चिंग हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन. सो दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपका एक जर्नल स्टेटमेंट है. जर्नल स्टेटमेंट हम फंडामेंटल रिसर्च में स्टडी करते हैं. सो ये आपका फंडामेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल होगा या अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं होगा. दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑफ न्यू मैथमेटिकल थ्योरी. सो अगेन जैसा हमने देखा था फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू
थ्योरी डेवलप करते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर आपके लिए 3 वर्ड बहुत की वर्ड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थ्योरीज को डेवलप करता है। अब यहाँ पर कौन सी थियरी है? मैथमेटिकल थियरी है। सो फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थियरी डेवलप करता है ताकि उनकी नॉलेज इंक्रीज हो सके और वो अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर सके। सो यहाँ पर ऑप्शन बी में आपको जो एग्जाम्पल गिवन है ये आपका फंडामेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल होगा, अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, ट्रीटमेंट ऑफ क्योर ऑफ अ स्पेसिफिक डिसीज। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। सो अप्लाइड रिसर्च में हम कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम और यू कैन से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी आपको अप्लाइड रिसर्च से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल और कोई डेफिनेशन हो तो उसमें आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, एक होता है स्पेसिफिक और दूसरा होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अगर आपके डेफिनेशन में या फिर आपके ऑप्शंस में प्रैक्टिकल वर्ड और या फिर स्पेसिफिक वर्ड गिवन होगा, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विद अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम और यू कैन से कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर हमें एक डिसीज को, और ये जो कि एक स्पेसिफिक डिसीज है, उसका ट्रीटमेंट रिसर्चर फाइंड आउट कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या गिवन है हमें। When submitting a journal, what should a cover letter include? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कवर लेटर क्या होता है? रिसर्चर आर्टिकल्स को जर्नल में पब्लिश करने के लिए एक फ्रंट लेटर लिखता है, उसे हम कहते हैं कवर लेटर। और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्चर अपने जर्नल में कवर लेटर क्यों लिखते हैं। सो रिसर्चर अपने रिसर्च में कवर लेटर इसलिए लिखते हैं ताकि रिसर्चर बताते हैं कि उनका वर्क कैसे रिलेटेड है इस जर्नल के कंटेंट से। ओके, सो दैट्स वाई आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड articulation of why the journal you choose is a good fit. Okay, and thank you for watching this video. See you tomorrow.